हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। और अब हम आ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग पर। तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर भी है। तो इसको हम बहुत सारे वीडियोस में कवर करने वाले हैं। इसका कोई भी टॉपिक हम लीव नहीं करेंगे और धीरे धीरे हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। तो इन शॉर्ट इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं विद द most important chapter, that is chemical bonding। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। देखो, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप आगे पढ़ने वाले हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड मैनी मोर चैप्टर्स, उसके बहुत से कंसेप्ट आपको केमिकल बॉन्डिंग में क्लियर हो जाएंगे और इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है हमें और बहुत अच्छे तरीके से समझना भी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो अगर आप एलिमेंट्स को देखोगे ना, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता जो कि नॉर्मल कंडीशंस पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता हो। नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली अंडर नॉर्मल कंडीशंस। कोई भी ऐसा एलिमेंट आप नहीं देखोगे नॉर्मल कंडीशंस पर जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता होगा, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस तो आपको मतलब वो इंडिपेंडेंटली ही एग्जिस्ट करती है नेचर में अंडर नॉर्मल कंडीशंस, पर नोबल गैसेस के अलावा ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता है जो कि एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर वो कैसे एग्जिस्ट करता है। तो जितने भी ये एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे कि आपने कभी ये देखा है कि हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख रहे हो, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा हो वो? नहीं, ऐसे नहीं देखते हम। आपने कभी देखा क्लोरीन ऐसे एग्जिस्ट कर रहा हो? नहीं, ऐसे हम नहीं देखते, है ना। तो ये सब जो एलिमेंट्स, ऑक्सीजन आपने देखा है ऐसे एग्जिस्ट कर रहा हो? नहीं, आप हमेशा ऑक्सीजन को O2 लिखते हो, O ऐसे लिखते हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचर में अंडर नॉर्मल कंडीशंस। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे बनाओगे, हाइड्रोजन का मोलिक्यूल, ऑक्सीजन का मोलिक्यूल, क्लोरीन का मोलिक्यूल, इस तरीके से लिखते हो ना, जैसे वाटर का मोलिक्यूल ऐसे लिखते हो। तो ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कि किसके बने हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स के बने हैं। ये क्या है? सब मॉलिक्यूल्स हैं जो कि किसके बने हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स के बने हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है, जैसे कि आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखोगे, तो ये कैसे एक दूसरे से कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। कैसे एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, इनको आपस में क्या चीज है जो जोड़ करके रखती है ताकि एक मॉलिक्यूल बनाए, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाए। तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड एक इस टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इस टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि एटम्स को, आयंस को और इन जैसे स्पेशल्स को एक दूसरे से होल्ड करके रखता है। केमिकल बॉन्ड का मतलब समझ में आया आपको? केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स, केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड एटम्स, आयंस, एक्सेट्रा
जो कि क्या करके रखता है, एटम्स, आयंस, इन सब को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। दिस इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके अगर सपोज ये ऐसे बॉन्ड ना बनाओ तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट तो करते नहीं है, आपको पता है इस बात का। तो कोई ना कोई चीज तो होगी इनके बीच में जो इन दोनों को ऐसे होल्ड करके रख रही होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स जो कि एटम्स को, आयंस को एक दूसरे से जोड़ करके रखता है, विच होल्ड टुगेदर, अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड एटम्स, आयंस एक्सेट्रा टुगेदर। आई गेस आपको चैप्टर के जो वर्ड्स हैं उसका मीनिंग क्लियर है कि केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। इज इट क्लियर? ओके, तो अब आपको ये क्लियर है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब बात आती है कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, केमिकल बॉन्डिंग होती ही क्यों है, वाई डू एटम्स कंबाइन टू ईच अदर। एटम्स को क्या जरूरत है, एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, वो एक दूसरे से कंबाइन होकर के क्यों रहते हैं, हाइड्रोजन ऐसे क्यों रहता है, क्लोरीन ऐसे क्यों रहता है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन समझते हैं। देखो, इसके दो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग आप ऐसे लिख सकते हो, दो मेन रीजन होते हैं कि वाई डू एटम्स कंबाइन विद ईच अदर। सबसे पहला रीजन है, आई गेस आप उस रीजन से फेमिलियर होंगे, और उसका नाम है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल पता है ना आपको क्या होता है। ऑक्टेट रूल का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे एलिमेंट्स, एटम्स के साथ कंबाइन करते हैं। जैसे कि क्लोरीन का एग्जांपल अगर मैं लूं, तो क्लोरीन के, देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, 7 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, दिखा दिए 1 2 3 4 3 4 5 6 7, यहां पर भी क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 दिखा दिए। ओके, अब क्या है, क्लोरीन ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसके साथ दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अब कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। सिमिलरली इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये भी क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल का क्या मतलब होता है, ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि जब एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, उसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। और ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते भी हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट कंप्लीट होता है। तो एक रीजन तो ये हो गया कि ऑक्टेट रूल होना चाहिए कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो जो मॉलिक्यूल है, कोई भी एक ऐसा जो स्पीशीज है, वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। और हमें इन शॉर्ट स्टेबिलिटी ही चाहिए होती है। हर एक केमिस्ट्री हो या पूरे यूनिवर्स की बात की जाए, हमारी ही क्यों ना बात की जाए, तो हम भी स्टेबल होना चाहते हैं, है ना। तो ऑक्टेट रूल से क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, स्टेबल हो जाता है, जिस वजह से ऑक्टेट रूल एक फर्स्ट कंडीशन है कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, ताकि अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, केमिकल बॉन्ड बना करके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एक रीजन तो ये हो गया। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन की, और वो क्या है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल बॉन्डिंग का होने का क्या रीजन है दूसरा, ताकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाए। डिक्रीज कैसे होगी पोटेंशियल एनर्जी, देखो अब एक इसके पीछे आप स्टोरी समझो। मैंने यहां पर एक एटम बनाया, ये एटम ए है, ये एटम बी है। ठीक है, ओके, इसको यहां नहीं, इसको ए को मैं नीचे लिखती हूं यहां पे, क्लियर। ओके,
ये इसका न्यूक्लियस है, ये भी इसका न्यूक्लियस है। अब इसका और ये इसके यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो एक जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं ई ए से, और बी के इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं ई बी से। इसके न्यूक्लियस को मैंने रिप्रेजेंट किया एन ए से, इसके न्यूक्लियस को मैंने रिप्रेजेंट किया एन बी से। समझ में आया आपको बात? ठीक है। अब क्या कर रहे हो आप, इन दोनों ही एटम्स को एक दूसरे के साथ ला रहे हो, ऐसे यहां पे मतलब एक दूसरे के साथ में मूव करवा रहे हो, इन दोनों को पास में ला रहे हो। तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगी, इन दोनों में क्या होगी, रिपल्शन होगी। सिमिलरली इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस में रिपल्शन होगी, दोनों में रिपल्शन होगी। और क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ई ए और एन बी में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। और सिमिलरली इसका इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा। ठीक है। तो जब आप इन दोनों एटम्स को पास ला रहे थे तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन हो रही थी, न्यूक्लियस की रिपल्शन हो रही थी, इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हो रही थी, और इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हो रही थी। तो अगर जो टोटल रिजल्ट आया वो अट्रैक्शन हुई, सपोज जो ओवरऑल रिजल्ट आया वो अगर अट्रैक्शन हुई, ठीक है, अगर नेट रिजल्ट आपका आता है कि अट्रैक्शन होगी, तो क्या होगा, अट्रैक्शन अगर होगी तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज कर जाएगी। आप ऐसे कह सकते हो कि जो टोटल एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की वो डिक्रीज कर जाएगी। टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल डिक्रीज, और एनर्जी डिक्रीज करेगी तो देयरफॉर केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्शन। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी, और अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी, और उतना ही स्टेबल आपका मॉलिक्यूल होगा, उतना ही अच्छा आपका केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो केमिकल बॉन्ड बन गया। अब ये जो केमिकल बॉन्ड होता है ना, जैसे ही केमिकल बॉन्ड बनता है तो केमिकल बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी जो रिलीज होती है बॉन्ड बनते टाइम उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। द एनर्जी विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड हमने समझा, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। उसके बाद केमिकल बॉन्ड बनता ही क्यों है, क्योंकि एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाए और वो स्टेबल हो पाए। और दूसरा रीजन ये है कि ताकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी आएगी, एंड एवरीथिंग वांट्स टू गेट स्टेबल। ठीक है, तो ये दोनों रीजन होते हैं जिसकी वजह से केमिकल बॉन्ड बनता है। इसी से रिलेटेड हम एक डायग्राम देखते हैं, इसी पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे। देखो, सपोज हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहां पर, यहां हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी और यहां हम लेते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप का ग्राफ आप ऑब्जर्व करोगे। देखो, यहां पर जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो आपके एटम्स थे वो बिल्कुल सेपरेट थे, एटम्स बिल्कुल सेपरेट थे। उसके बाद क्या हुआ, आप एटम्स को क्लोज
लेते हुए आए हैं ना, उनको क्लोज ऐसे आप पास में ला रहे थे एटम्स को, तो जब आप पास में ला रहे थे तो थोड़ी सी पास इस तरीके से, यहां पे शो करो इसको। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आपने उन दोनों एटम्स को पास में लाया तो ये सब फोर्सेस एक्ट करने लगे और नेट रिजल्ट केमिकल बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि जब एटम्स सेपरेट थे तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर थी, उसके बाद वो क्लोज आने लगे तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर आई, ठीक है, थोड़ी सी डिक्रीज होने लगी मतलब वैल्यू। और जब वो बिल्कुल कंबाइन कर चुके थे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल लीस्ट थी, है ना, जब वो बिल्कुल कंबाइन कर चुके थे। तो ये क्या होता है, दिस इज द ग्राफ, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो इस ग्राफ के अंदर ही आ गई है। मतलब जब एटम सेपरेट थे, जब वो क्लोज आ रहे थे और जब वो बिल्कुल कंबाइन कर गए थे, तो यही हमारे पास एक प्रूफ है कि पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट थी जब एटम्स ने एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लिया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टू रीजंस कि व्हाई केमिकल बॉन्डिंग जनरली अकर और एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, ठीक है, ओके। तो अब जो है हमने दो रीजन सीख लिए हैं एंड द सेकंड, चलो फर्स्ट रीजन तो ऑक्टेट रूल तो हम छोटी क्लासेस में वैसे ही पढ़ते हैं, पर डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। अब जो ऑक्टेट रूल है उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, ऑक्टेट रूल जो होता है आपको पता ही है इस रूल की डेफिनेशन। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है, एटम्स को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो वो किस वेज से कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे वेज होते हैं जिसके बेसिस पे एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे, जैसे कि यहां पे Na है, यहां पर Cl है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, क्लोरीन की 287। आप देख रहे हो दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करेगा, Na जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। जैसे इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 28 होगी, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 288 होगी। अब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है तो अब ये क्या बना लेंगे एक दूसरे के साथ, मतलब ऐसे NaCl बॉन्ड बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके अगर ऑक्टेट कंप्लीट करवाया जा सके तो एक ऑक्टेट को कंप्लीट करने का ये मेथड होता है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड मेथड क्या होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। कैसे, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसके आउटर मोस्ट में कितनी इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे और क्या बना देंगे, केमिकल बॉन्ड बना देंगे। तो इस टाइप ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की गई, किसकी वजह से, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो पाए। अगेन जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसके आउटर मोस्ट में देखना कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या करें, ये ऐसे शेयर कर लेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने, और 1 2 3 ऐसे ही जो है ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्टेट तो अपना कंप्लीट करेंगे नहीं, ये डुप्लेट कंप्लीट करेंगे, है ना। तो इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, बॉन्ड बन गया, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो सबसे पहले हमने पढ़े 2 मेथड्स कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके भी ऑक्टेट कंप्लीट करवाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी ऑक्टेट कंप्लीट करवाया जा सकता है, ठीक है, ओके।
और जो थर्ड मेथड होता है उसके अंदर क्या होता है, शेयरिंग ही होती है, पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो एक ही एटम डोनेट करता है। कैसे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बट लोन पेयर इज गिवन बाय ओनली वन एटम। एक एटम ही लोन पेयर प्रोवाइड करता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिवन बाय ओनली वन एटम, या फिर ऐसे कह सकते हो आप, गिवन बाय ओनली वन एटम। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिवन बाय ओनली वन एटम, एक ही एटम देगा। जैसे कि सपोज एंड एक एग्जांपल लेते हैं, वैसे इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होती है जो कि एक ही एटम देता है। जैसे कि NH3 NH3, यहां पे क्या है, H पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये नाइट्रोजन जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और किस टाइप का बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिवन बाय ओनली वन एटम। अगर ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन का तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और अगर इस टाइप की कंडीशन होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ओके। तो अब जो है हमने देखा कि किस तरीके से ऑक्टेट रूल जो है कंप्लीट किया जा सकता है। चलो अब आगे चलते हैं। तो इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि जो बॉन्ड होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरे होते हैं वीक बॉन्ड्स। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरे होते हैं वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के एग्जांपल जैसे कि आपके हो गए आयनिक बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जैसे हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जैसे हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जैसे हो गया मेटालिक बॉन्ड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड। तो ये 4 टाइप के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। और वीक बॉन्ड के एग्जांपल जैसे कि वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल्स फोर्सेस जो होते हैं, या फिर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो भी एक वीक बॉन्ड है। तो इतने सारे टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। एंड डोंट वरी, हम एक एक को कवर करते हुए चलेंगे। हम इस चैप्टर में कोई भी ऐसा टॉपिक लीव नहीं करेंगे बिकॉज दिस चैप्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर मैं आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताऊंगी ना, तो इसकी स्ट्रेंथ होती है 200 किलोजूल पर मोल। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये। और वीक बॉन्ड जो होता है उसकी स्ट्रेंथ होती है 2 से 42 किलोजूल पर मोल। आप डिफरेंस ही देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है और वीक बॉन्ड की कितनी। ठीक है, आयनिक बॉन्ड आपने अभी भी पढ़ा। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। मेटल नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। मेटेलिक बॉन्ड एज द नेम सजेस्ट, मेटल मेटल के बीच में बनेगा। तो ये सब टाइप ऑफ बॉन्ड है जिनके बारे में हमें पढ़ना है और हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको साइड बाय साइड। ठीक है, अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड की बात करोगे, कोवेलेंट बॉन्ड यहां पे लिखती हूं, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड भी 2 फर्दर टाइप का होता है। एक होता है नॉन पोलर और दूसरा होता है पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर का मतलब होता है जो कि सिमिलर एटम्स के बीच में बनता है, जैसे कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, ऑक्सीजन फ्लोरीन एक्सेट्रा। नॉन पोलर का मतलब सिमिलर एटम्स के बीच में, क्लोरीन क्लोरीन सिमिलर है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिमिलर है, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फ्लोरीन फ्लोरीन, ऐसे बहुत जितने भी जो होते हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड,
जो कि मतलब सिमिलर एटम से मिलके बने होते हैं उसको नॉन पोलर कहते हैं। और पोलर का मतलब जो कि डिससिमिलर एटम्स के बीच में बनता है, डिससिमिलर एटम्स के बीच में जो बनता है, जैसे कि HF हो गया, HCl हो गया, एक्सेट्रा। ऐसा क्यों होता है? देखो HF, अब इसको पोलर बॉन्ड क्यों कहेंगे? देखो इसको पोलर बॉन्ड इसलिए कहेंगे क्योंकि आपको पता है दो डिससिमिलर एटम हो गए, अलग अलग एटम्स हो गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये बहुत मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, जिसकी वजह से पोलैरिटी आ जाएगी, जिस वजह से इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पोलर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो नॉन पोलर के अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, इस वजह से कोई पोलैरिटी नहीं आती, इस वजह से नॉन पोलर होते हैं। इनमें पोलैरिटी आ जाती है जिस वजह से इसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। आई गेस आपको इतना क्लियर है? ओके, तो अब जो है हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो अब हमें क्या क्या पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडर वॉल फोर्सेस, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जितना इस वीडियो में कवर हो पाएगा हम कवर करेंगे, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो है जब तक बॉन्ड कंप्लीट नहीं होता फिर तब तक यही डिस्कस करेंगे, है ना। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम कोवेलेंट कंपाउंड की। कोवेलेंट कंपाउंड की, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं आप समझ ही चुके हो। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, देखो जल्दी से कंप्लीट करते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्या होता है? इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी वीक होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट है इनका वो भी लो होता है। क्या लिखा है? देखो लो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लिखना चाहिए था पर आप समझ जाओगे, है ना। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में होता है वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं जिस वजह से इनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल ही लो होता है। ठीक है, अगर कंडक्टर्स की बात की जाए तो दे आर बैड कंडक्टर्स, इतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, दीज आर कंप्लीटली बैड कंडक्टर्स। ठीक है, और अगर आप बात करोगे तो यहां पर जो ये होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड वो किस में सॉल्यूबल होते हैं? दे आर जनरली सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पूरा लिखो, सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्यूबल होते हैं। दे आर इनसॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्यूबल नहीं होते। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कोवेलेंट कंपाउंड की विच आर वेरी वेरी इजी। ठीक है, ओके। अब थोड़ा मेन प्रॉपर्टी की बात करते हैं इसकी, दैट इज कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होता है? देखो कोवैलेंसी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एटम बनाता है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड formed by atoms, कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कि एटम्स कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? कोवैलेंसी कहते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करती है? दो चीजों पर डिपेंड करती है। डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है? दो चीजों पे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड स्टेट। इन दोनों के ऊपर ही कोवैलेंसी डिपेंड करती है। एग्जाम्पल डिस्कस करें, ओके। जैसे कि हम बात करेंगे कार्बन की, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होती है? 2s2 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे, ओके। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, नंबर ऑफ लिख लो आप यहां पे, नंबर ऑफ। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है। अनपेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन पे अनपेयर्ड है? 1 2। तो यहां पर जो इसकी कोवैलेंसी हो गई वो कितनी हो गई? 2 हो गई, दैट इज ग्राउंड स्टेट में। और अगर एक्साइटेड हो जाती है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है तो कैसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा? ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी फिर।
दिस विल बिकम द एक्साइटेड स्टेट। यहां पे कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर यहां पर कोवेलेंसी कितनी है? 4। जैसे कि और एग्जांपल देखोगे, अगर आप नाइट्रोजन का केस ले लेते हैं, नाइट्रोजन का केस ले लेते हैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, टू एस टू 2p3 ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, अब यहां पे बताओ कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, 3 है, तो देयरफॉर इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। यहां पे कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं है, तो इस वजह से ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये एक्साइटेड स्टेट में तो जा नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या है? 2s 2p, फिर 2d तो है नहीं आगे, देयरफॉर एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकते, तो ग्राउंड स्टेट में ही इनकी कोवेलेंसी कितनी है? 3। इस तरीके से आप कोवेलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 3s2 3p3, बनाना 3s2 3p3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट क्या है? 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, देयरफॉर कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? दैट इज 3। एक्साइटेड स्टेट बन सकती है, ऑफ कोर्स बन सकती है, 3s है, ये 3s, 3p आगे 3d है, तो एक्साइट हो सकते हैं, है ना। कैसे होंगे देखो, ये ऐसे है ना इलेक्ट्रॉन्स, अभी आगे 3d है, 1 2 3 4 3d है। क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके इसमें चला जाए तो कैसे बन जाएगा? यहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा। अब देखना कितने हो गए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन गई? इसकी एक्साइटेड स्टेट। दिस इज एक्साइटेड स्टेट। कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 5। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी एक्साइटेड स्टेट में? 5। दिख रहा है ना कैमरे में? यस। जैसे कि आप सल्फर में भी चेक कर सकते हो इसी तरीके से। एग्जाम्पल जैसे कि सल्फर का, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 3s2 3s2 3p4। देखो बनाओ 3s2, अब बताओ ये तो ग्राउंड स्टेट है ना, 3s2 3p4। कोवेलेंसी कितनी हुई? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट कितने हैं? 1 2, तो देयरफॉर कोवेलेंसी कितनी हुई यहां पर? 2। एक्साइटेड स्टेट देखना, अब देखो कैसे हो सकता है एक्साइटेड स्टेट में? अभी ये ऐसे है, अभी ये ऐसे है ना। क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर जंप कर जाए, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर जंप कर जाए, तो इनमें तो ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही नहीं, ये यहां पे चला गया और ये यहां पे चला गया। अब बताओ एक्साइटेड स्टेट में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सबसे पहले लिखो यहां पे, ये क्या है इसकी एक्साइटेड स्टेट। कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, 6 है, देयरफॉर इसकी कोवेलेंसी कितनी हुई? 6। इस तरीके से आप कोवेलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इनमें अगर आप एक बात नोटिस कर रहे हो तो फिर वो क्या है कि यहां पे आप देख रहे हो कि जो लोन पेयर होता है ना, यहां पे जो लोन पेयर होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, लोन पेयर एक्साइट हो जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। यहां पे लोन पेयर था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये एक्साइट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। यहां लोन पेयर था, 2 इलेक्ट्रॉन थे ना यहां पे, ये एक्साइट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। तो इस तरीके से ये होता है। जनरली अगर आप बात करोगे तो जो सेकंड, यहां लिख दो, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो ये शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसी। क्या शो करते हैं? वेरिएबल वैलेंसी इन कोवेलेंट बॉन्ड, वेरिएबल वैलेंसी इन कोवेलेंट बॉन्ड। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनको दिख जाती है यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल, और वैकेंट ऑर्बिटल जैसे ही दिखती है तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट कर लेते हैं, तो इनकी वेरिएबल वैलेंसी हो जाती है, जैसे कोवेलेंसी 2 6 इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। इसी वजह से जैसे कि यहां पे अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो अगर सपोज फ्लोरीन एटम आ जाए यहां पे, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर ले, तो क्या बन जाएगा? SF2 बन जाएगा। यहां पे अगर फ्लोरीन के आ जाए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से फ्लोरीन ऑक्यूपाई कर ले, यहां पे
फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन सपोज आ गए, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन तो कितने आ गए 1 2 3 4 5 6, तो यहां आपको SF6 बन जाता है। इस तरीके से जो होती हैं, बस आपको यह ध्यान रखना है कि आगे जो है वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे किसी के केस में नहीं थी तो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, अब यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और कोवेलेंसी फिर डिफर हो जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंसी। तो अब हमने एक बॉन्ड कंप्लीट किया जो कि था कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बॉन्ड पे, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको जैसे अभी हमने समझा ही था, है ना। क्या होता है, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। इसके अंदर क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का बाय ओनली वन एटम, शेयरिंग होगी दोनों की, लेकिन कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक करेगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय ओनली वन एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय ओनली वन एटम। जैसे कि H3O पॉजिटिव के केस में, H3O पॉजिटिव देखो कैसे बना होगा, ये वाटर है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं एक जगह रिप्रेजेंट कर दूं, ओके। अब ये क्या है, ये वाटर है, H पॉजिटिव है, H का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन है, H पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे कि SO2 के केस में होता है, कैसे होता है, जैसे सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या करेगा यहां पर, इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करेगा, इसको क्या चाहिए 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। अब सल्फर क्या करेगा, इसके पास है, इसके पास तो 1 2 3 4 5 6, अगेन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सल्फर क्या करेगा, अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ऑक्सीजन को, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगेन जैसे कि आपको N2O के केस में आप देख सकते हो, या फिर ओजोन के केस में, O3 के केस में ऑक्सीजन ये बन जाता है ना। देखो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या थे 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड है, सॉरी 6 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, 6 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये क्या बना देगा, बॉन्ड बना लेगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और यहां पर होता क्या है, यहां पर बनता है डोनर और एक्सेप्टर का बॉन्ड, जैसे कि ये डोनर था इसने एक्सेप्ट किए, ये डोनर था इसने एक्सेप्ट किए, ये डोनर है इसने एक्सेप्ट किए, तो इस तरीके से डोनर और एक्सेप्टर का बॉन्ड बनता है। इस वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड, ठीक है। जो कि इलेक्ट्रॉन को देता है हम उसे क्या कहते हैं, डोनर, ये क्या है यहां पर डोनर है, दिस इज डोनर, और जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। इस तरीके से यहां पे डोनर और एक्सेप्टर के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, पर इसकी दो कंडीशन होती है मेन। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जो ऑक्टेट है डोनर का, ऑक्टेट ऑफ डोनर शुड बी कंप्लीट। ये जो
डोनर है यहाँ पे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट इसका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? इसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, एंड शुड हैव एटलीस्ट 1 लोन पेयर। सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है, डोनर का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होती है? एक्सेप्टर शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। जो यहां पे एक्सेप्ट करेगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, सो दैट इलेक्ट्रॉन वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल में एकोमोडेट कर सके। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन होती है फर्स्ट एंड सेकंड। दीज आर 2 कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहां लिख रहा है एक्सेप्टर शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट लोन पेयर या टू एकोमोडेट लोन पेयर। ठीक है, ओके। तो आई गेस आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, कोवेलेंसी क्या होती है, ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हमने 2 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड जो टाइप ऑफ बॉन्ड होता है वो है हमारा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आपको पता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है ना, हमने समझा था अभी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जैसे NaCl है, NaCl में Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना। Na और ये क्या बनता है? Na यहां पर ये बॉन्ड बन जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, जिसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या होता है? आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम जनरली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पे एक कंसेप्ट आता है जो कि है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी जैसे कोवैलेंसी था ना, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, दैट्स इट। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, जैसे CaCl2 है, CaCl2। अब कैल्शियम है यहाँ पे कैल्शियम है और यहाँ पे क्लोरीन है। कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 है ना, क्लोरीन की 287। इसके बाहर आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाहर आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना इनको। तो कैल्शियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। तो कैल्शियम ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए कैल्शियम ने? 1 और 1 2। तो देयरफॉर यहां पर जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है ऑफ कैल्शियम वो कितनी है? 2। क्लोरीन ने कितने गेन किए? क्लोरीन ने तो एक गेन कर रहा है, तो देयरफॉर इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन क्या है यहां पर? 1। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कैल्शियम और ऑक्सीजन की, कैल्शियम और ऑक्सीजन के केस में, कैल्शियम ऑक्साइड के केस में, तो अगेन यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। तो कैल्शियम क्या करेगा? इसको अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कितने किए कैल्शियम ने? 2 किए। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम 2 ही रही। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 2। देयरफॉर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी यहां पर क्या हो गई? 2। ठीक है। जैसे अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड की? हाउ टू रिप्रेजेंट एन आयनिक कंपाउंड? देखो आप क्या लिखते हो, यहां पर इसका सिंबल लिखते हो
और ऊपर x और y लिखते हो, क्या होते हैं यहाँ पे? ये इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इस केस में आपने यहाँ सपोज कैल्शियम लिख दिया और यहाँ पर ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम आपने कैलकुलेट की, कितनी है? 2 है। और इस केस में इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन क्या कैलकुलेट की? 2, अगेन 2 है। तो ये क्या, उसके बाद इसको क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई कर दो, क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? 2 से 2 तो वैसे कैंसिल ही हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये CaO। इस तरीके से जो है किसी भी आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर NaCl की बात करोगे आप, A और यहां पर B, ठीक है, यहां पर X Y, Na है, Na लिखो, Cl, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, इसकी भी 1, क्रिस क्रॉस कर दो, क्या बन जाएगा? NaCl। तो इस तरीके से किसी भी आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? तो आई गेस आपको इतना क्लियर है अबाउट द आयनिक बॉन्ड। ओके, अब थोड़ा सा आयनिक कंपाउंड की अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, देखो यहां पूरा ही रब कर देती हूं मैं इसको। देखो आयनिक कंपाउंड, अब आयनिक कंपाउंड जो होता है उसका क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा क्यों होता है? वाई हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट? एक तो राइटिंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा क्यों होता है? आपने अभी देखा आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अगर आप बात करोगे इसकी कंडक्टिविटी की, इफ यू विल टॉक अबाउट इट्स कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी के अंदर क्या होता है? देखो सबसे जो ज्यादा कंडक्टिव इसके अंदर स्टेट होती है वो होती है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन सबसे ज्यादा कंडक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि आयंस आर फ्री टू मूव। उससे कम क्या होती है कंडक्टिविटी? मोल्टन स्टेट की। मोल्टन स्टेट, अगेन मोल्टन स्टेट के अंदर नंबर ऑफ जो आयंस मूव कर रहे होंगे इसके कंपैरिजन में कम है, देयरफॉर इसकी कंडक्टिविटी कम है। और आपको पता है सॉलिड स्टेट में तो कोई मूवमेंट ऑफ आयन नहीं होती, ठीक है, तो देयरफॉर कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट की बिल्कुल ही कम होती है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। क्लियर? ओके। अब अगर आप बात की जाए तो आयनिक कंपाउंड आयनिक रिएक्शंस शो करते हैं। आयनिक कंपाउंड शो आयनिक रिएक्शंस, और आयनिक रिएक्शंस क्या होती हैं? आयनिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं। क्यों फास्ट होती हैं? देखो वैसे तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में अट्रैक्शन होगी, बहुत जल्दी होगी, बहुत अच्छे से जल्दी से बॉन्ड बन जाएगा। और एक दूसरी बात आप इसको ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि यहां पर क्या होते हैं? फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। फ्री आयंस होते हैं जिस वजह से एक दूसरे के साथ जल्दी से कंबाइन कर जाते हैं। जैसे कि आप बात करोगे AgNO3 प्लस में NaCl कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? AgCl बनेगा, AgCl, और क्या बनेगा? NaNO3 बनेगा। AgCl क्या है? PPT है। और जब भी किसी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनना होता है तो वो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, एकदम से एट वंस हो जाएगी ये रिएक्शन, ठीक है। तो आयनिक रिएक्शंस आर वेरी वेरी फास्ट। और मैं आपको बताना भूल गई कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना, कोवेलेंट कंपाउंड, वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? दे शो मोलिकुलर रिएक्शन। कोवेलेंट कंपाउंड शो मोलिकुलर रिएक्शंस। इज इट क्लियर? ओके। तो अब हमें बहुत अच्छी सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं, तो आप सबसे पहले ये नोट कीजिए। अच्छा, तो अब कंडक्टिविटी समझ में आई, ठीक है। अब जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं अबाउट द आयनिक कंपाउंड। देखो इसकी बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की।
सॉल्युबिलिटी को हम देखेंगे, अगर सपोज हमने एक बीकर में लिया है वाटर और हमने एक आयनिक कंपाउंड इसके अंदर डाल दिया, एग्जांपल NaCl। एक बीकर था वाटर का, वाटर के अंदर आपने डाल दिया NaCl विच इज आयनिक कंपाउंड, तो पता है क्या होगा, Na पॉजिटिव यहां और Cl नेगेटिव यहां। जो अपोजिट पोल्स होंगे ना वाटर के, वो इन दोनों को सराउंड कर लेंगे। जैसे ये पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन यहां हो जाएगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हर ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, सराउंड कर लिया। Cl नेगेटिव को कौन सी साइड सराउंड करेगी, हाइड्रोजन वाली, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना हाइड्रोजन के ऊपर, इस वजह से इसको किसने सराउंड कर लिया, Cl नेगेटिव को किसने सराउंड कर लिया, हाइड्रोजन वाले साइड ने सराउंड कर लिया वाटर की। तो यहां पे होता क्या है, जैसे ही आप बीकर के अंदर किसी आयनिक कंपाउंड को डालते हो, तो जो आयंस होते हैं ना इसके, इसको कौन सराउंड कर लेता है, वाटर के अपोजिट पोल सराउंड कर लेते हैं। जैसे यहां पॉजिटिव था तो ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ऑक्सीजन वाली साइड से सराउंड हो गया। यहां पे Cl है, नेगेटिव है, हाइड्रोजन की पॉजिटिव वाली साइड से सराउंड हो जाएगा ये। और इस अट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू दिस अट्रैक्शन, some amount of energy is released, कुछ amount of energy release होती है और उस amount of energy release को हम कहते हैं hydration energy। that energy is known as hydration energy। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्यों, क्योंकि आप यहां पे वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हो। अगर आप यहां पे वाटर की जगह कोई और सॉल्वेंट लोगे तो उसको सॉल्वेशन कह देंगे और यहां पे सॉल्वेशन एनर्जी हो जाएगी। यहां पे वाटर यूज किया जा रहा है, इस वजह से ये हाइड्रेशन है और यहां पे हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज द होल प्रोसेस। और ये जो Na पॉजिटिव इनके बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड किसमें ज्यादा सॉल्यूबल होते हैं, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्यूबल इन, हाईली सॉल्यूबल, बहुत ज्यादा सॉल्यूबल होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर के अंदर, और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये बहुत ही कम डिसॉल्व हो पाते हैं, लेस सॉल्युबिलिटी होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, अब सपोज यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो हाइड्रेशन एनर्जी है, वो ज्यादा हो जाती है लैटिस एनर्जी से। लैटिस एनर्जी क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि हमें डिस्कस करना है, हमें समझना है कि कैसे आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, बॉर्न हेबर साइकिल है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। तो उसके अंदर आपको लैटिस एनर्जी अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो जाती है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, किसी भी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए, जैसे NaCl है ना, इसकी स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लैटिस एनर्जी ही होती है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो जाती है तो जो आयनिक कंपाउंड होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, देन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आयनिक कंपाउंड विल डिसॉल्व। आप ऐसे कह सकते हो कि जो आयनिक कंपाउंड होता है वो डिसोसिएट कर जाता है अपने आयंस में। ठीक है, तो ये होता है सॉल्युबिलिटी। और जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उन्हीं में ये सॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर का हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बहुत ज्यादा हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वाटर का। और ऐसा क्यों होता है,
मतलब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब होता है कि जो वाटर के अंदर आप कोई भी कंपाउंड ऐड कर रहे हो तो उसके इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो कम कर देगा, ये होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, कैपेसिटी होती है वाटर के पास टू वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इस वाटर के पास डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस भी कंपाउंड का जितना ज्यादा, उसका मतलब क्या है, उसके पास उतनी ही कैपेसिटी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने की। तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है जिस वजह से ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। और जो यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट का क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट का तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा छोटा होता है ना, लेस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनकी बहुत स्मॉल होती है, तो जिस वजह से आयनिक कंपाउंड लेस सॉल्यूबल होते हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि इनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा लो होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी। अब हम जो है इस टॉपिक को एंड करने से पहले वी विल बी डिस्कसिंग सम फैक्टर्स जो कि सॉल्युबिलिटी को या इस हाइड्रेशन को, सॉल्वेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। देखो, जो ये एक्सटेंट होता है हाइड्रेशन का, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन आयन एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन। कैसे? देखो, अगर सपोज एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन में पूछूं किसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा अमंग Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, Cs पॉजिटिव, इनमें से बताओ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का ऑर्डर क्या रहेगा? तो आप देख रहे हो यहाँ पे चार्ज तो सब में सेम है पर साइज डिफर कर रहा है ना। यहाँ पे चल रहे हो आप तो साइज क्या कर रहा है? साइज इंक्रीज कर रहा है। ऐसे होते हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे होते हैं, है ना। तो टॉप टू बॉटम तो साइज इंक्रीज करते हैं। साइज इसका सबसे ज्यादा, साइज सबसे ज्यादा तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर रहेगा ये। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जो एक कंडक्टिविटी होती है ना, कंडक्टिविटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है? हाइड्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी। जैसे कि आपने मेरे को ये ऑर्डर लिखा है ना हाइड्रेशन का, तो कंडक्टिव, अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा कंडक्टिव कौन होगा, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिव ये तो हाइड्रेशन का ऑर्डर है, और इसी का अपोजिट ऑर्डर कर दो, ये आपका कंडक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन इन एक्वस मीडियम। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई गेस आपको अभी जो इंट्रोडक्शन हमने कवर किया है अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग, और इंट्रोडक्शन में वैसे हमने बहुत से टॉपिक कवर कर लिए, जैसे कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमने ये नहीं सीखा कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से हम इस वीडियो को अभी यहीं पर एंड करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कैसे होती है, दैट इज बॉन्ड हेबर साइकिल। तो दैट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।